तो बच्चों कक्षा 7 का पहला चैप्टर है कि मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। क्या है कि मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। तो पहला हेडिंग है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में उपयोग। दूसरा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में मानव जीवन में परिवर्तन। अगला है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति। तो इसमें पहला हेडिंग है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन। तो उपयोग इसमें फिर क्या है कि विज्ञान के हमारे जीवन को बहुत प्रभावित किया है। हमारे दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी वैज्ञानिक आविष्कारों एवं आधुनिक तकनीकी महत्वपूर्ण योगदान है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास ने लोगों के जीवन स्तर को क्रांतिकारी परिवर्तन किया। इसमें मानव जीवन को आसान, सरल और तेज बना दिया। क्या बना दिया? तेज बना दिया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के कारण ही हम बैलगाड़ी, टाका आदि मुक्त होते हुए परिवहन के आधुनिक साधनों जैसे मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रेन, वायुयान आदि पहुंच गए। उसके बाद है कि आप हमारे दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं गैस सिलेंडर या कटे हुए पेड़ का तना उठाकर या घसीटकर ले जाने की अपेक्षा कम बल लगाकर लुढ़काकर ले जाना आसान होता है। इस कारण कार्य का सुगमता वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित वस्तुओं को घसीटने उठाकर ले जाने का तुलना लुढ़काकर ले जाना सरल। उसी प्रकार का बैलगाड़ियों में पहिए लगाने पर घर्षण बल कम हो जाता है और बोझ ले जाने वाली बैलगाड़ी को बैलों द्वारा खींचना सरल हो जाता है। बैलगाड़ी द्वारा कम बल लगाकर कार्य को सुगमता बनाने वैज्ञानिक ने सिद्धांत द्वारा ही संभव किया। फिर इसमें है कि इस प्रकार विज्ञान के नियम का उपयोग करके मनुष्य के कार्य को सरल बनाने के लिए बैलगाड़ी, ट्रैक्टर आदि जैसे साधन विकसित कर लिए। यही प्रौद्योगिकी है। तो फिर इसमें अगला है हेडिंग कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन में परिवर्तन। क्या है? मानव जीवन में परिवर्तन। इसमें क्या क्या आ गया है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के कारण विभिन्न क्षेत्रों में जैसे यातायात, चिकित्सा, जनसंचार, मनोरंजन एवं कृषि के क्षेत्र में नित नए आविष्कार हुए। क्या? जैसे डीजल इंजन, रेडियो, टेलीविजन आदि। पेट्रोल की उपलब्धता से हल्के और शक्तिशाली इंजनों को बनाना संभव हुआ। इन इंजनों का उपयोग हवाई जहाज उड़ान के लिए किया गया। इस क्रम में लंबी दूरी कम समय में तय करने के लिए सुपरसोनिक जेट हेलीकॉप्टर का निर्माण हुआ। जब निर्माण हुआ तो उसके बाद क्या हुआ तो समुद्री मार्ग से माल सवारी ढोने के लिए बड़े बड़े जहाज़ों का भी प्रयोग होने लगा। जब इन सभी साधनों का प्रयोग किया गया तो बड़े बड़े जगहों से बड़े सामान ले जाने का यानी आ जाने का परिवहन होने का कार्य शुरू हो गया। जब शुरू हुआ तो पहले बीमार होने के कारण लोग घरेलू उपचार करते थे, परंतु अब गांव के लोग प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों पर डॉक्टरों द्वारा इलाज कराने लगे हैं। पहले क्या था कि पहले बच्चों बीमार पड़ते थे तो वो घरेलू उपचार का प्रयोग करते थे, लेकिन इस समय जो हो गया है यदि बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टरों की सहायता से अपना दवा का इस्तेमाल करते हैं। आजकल चिकित्सालयों में विभिन्न प्रकार के लोगों से संबंधित जांच की सुविधाएं उपलब्ध है। क्या है? उपलब्ध के बाद जैसे खून, पेशाब, मल आदि की जांच आजकल चिकित्सालयों में आधुनिक मशीन जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड द्वारा आंतरिक अंगों की सूक्ष्म
जांच स्कैनर द्वारा मस्तिष्क की जांच की जाती है। शरीर के अंदर भागों की जांच करने के लिए इंडोस्कोप मशीन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि पहले था तो कुछ इन साधनों का उपयोग नहीं करते थे, ना हम उपयोग करते थे, बोलो घरेलू उपचार करते थे। लेकिन अब आजकल के वैज्ञानिकों के तौर पे देखा जाए तो इन सभी को यानी चिकित्सालय में देखा जाए तो अनेक प्रकार के मशीन उपलब्ध है जो हमारी जांच के लिए अत्यधिक लाभदायक होते हैं। तो फिर इसी तरफ यहाँ पे मशीन दिया है स्कैनर। स्कैनर क्या, मस्तिष्क की जांच करने वाली मशीन। और फिर यहाँ दिया कि रे मशीन द्वारा जांच करना, एक्सरे की मशीन। एंड जो एक्सरा होता है उसकी कैसे जांच किया जाता है कि हमारे शरीर में क्या कमी है, शरीर में क्या कमी है और कौन सी बीमारी है, उन सभी को जांच करने के लिए इन मशीनों का हम प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद परंतु आज के वैज्ञानिक युग में संदेशों के आदान प्रदान के लिए फैक्स, छापा संदेश, ईमेल आदि का प्रयोग हो रहा है। गांव में भी पीसीओ, एसडीसी तथा आईएएस व्यवस्था द्वारा संचार दे किसी भी कोने में टेलीफोन द्वारा संपर्क करने की सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध हो गई है। यानी कि आजकल में भी संदेश भेजने के लिए अनेक उपायों के लिए साधन उपलब्ध होगा, जैसे कि क्या, टेलीफोन, फैक्स मशीन। पहले लोग घुड़सवारी, शतरंज, चौपाल, ढोलक और प्रकार के क्षेत्रीय संगीतों का माध्यम का उपयोग करके मनोरंजन करते थे, परंतु आजकल के मोबाइल, कंप्यूटर, वीडियोग्राफी आदि मनोरंजन के प्रचुर साधन हैं। जो पहले थे तो हम लोग क्या, घुड़सवार, शतरंज, चौपाल, ढोलक के माध्यम से हम लोग आनंद लेते थे। लेकिन इस समय की बात है तो कंप्यूटर की ज़माना हो गया है, ऑनलाइन की ज़माना हो गया है। मोबाइल से और लैपटॉप की सहायता से हम लोग मनोरंजन का आनंद लेते हैं। सभी आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की देन है। किसकी देन है? ये आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की देन है। तो जब इनकी देन हुई तो फिर आगे क्या होता है उनको चलेंगे हम। तो पहले उद्योग धंधे बहुत कम थे। पहले क्या थे? पहले उद्योग धंधे बहुत कम थे, किंतु आज हमारा देश औद्योगिक क्षेत्र में विकसित देशों के बराबरी कर रहा है। स्टील के उत्पादन के लिए जमशेदपुर और राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर आदि शहरों में कारखाने खुले हैं। इसी क्रम में रियाद में जल शक्ति से विद्युत बनाने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, ओबर, अनपरा, पनकी, ऊंचाहार आदि स्थानों पर यानी कि इन सभी के कारखाने अत्यधिक खुले, यानी यहाँ पे कारखाने जो हैं वो अत्यधिक चलते हैं। जब चलते हैं तो उनके बाद कहाँ पे होता है कि कोयले से विद्युत बनाने हेतु नेशनल थर्मल पावर, यहाँ पे कोयले से बनाने वाला नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन एनटीपीसी, क्या है, एनटीपीसी के पावर स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इसी प्रकार नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए टाम्बे, नरोरा, राणा सागर, कल्पक एवं एटॉमिक पावर स्टेशन कार्य कर रहे हैं। यानी इन सभी एनटीपीसी, जो एनटीपीसी है उनके भी स्टेशन पावर, क्या, विद्युत के स्टेशन पावर भी। अब इसी प्रकार किसी क्षेत्र के में भी पहले पारंपरिक साधनों जैसे खेत जोतने के लिए हल, बैल एवं सिंचाई के लिए ढेकुलू और हट आदि का प्रयोग किया जाता था। इस साधनों के प्रयोग पर्याप्त उपजाऊ भूमि उपलब्ध में होने वाले खाद्यान्न उत्पादन अपेक्षाकृत कम था। जो ये था अपेक्षाकृत बहुत कम था। जब ये कम थे तो इसके विपरीत आजकल के वैज्ञानिक युग में कृषि के क्षेत्र में अनेक आधुनिक एवं सुविधाजनक यंत्रों का प्रयोग होने लगा है। क्या होने लगा है? इन यंत्रों का प्रयोग होने लगा है, जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्डवेयर, डीजल के पंप सेट, ट्यूबवेल आदि।
इन सभी का इन क्षेत्रों में क्या होने लगा है, प्रयोग होने लगा है। अब खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए उत्पन्न प्रकार के शोधित बीज, यूरिया, सुपर फास्फेट जैसे रासायनिक उर्वरकों आदि का प्रयोग किया जा रहा है। अब हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं। यह हरित क्रांति से संभव हुआ है। यानी कि जितने हमारे ट्रैक्टर, थ्रेशर, डीजल जो सभी है, ये हमारे हरित क्रांति में यानी कि खेत के कार्य करने में इनको सहायता मिलता है, या हम लोग को इस ज़माने में इन वैज्ञानिकों की देन है कि हरित क्रांति करने के लिए इन सभी ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्डवेयर का उपयोग करते हैं और आसानी से हम खेतों की सिंचाई, बुआई, कटाई जो भी होता है हम आसानी से अपना कर लेते हैं। तो यदि करने के बाद इनके फिर आगे जो कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। यानी हरित क्रांति कहते किसे हम, कि आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति हम कहते हैं। क्रांति फिर है, क्रांति है क्या, इनके बारे में देखें कि आजकल आधुनिक तकनीकियों के नियत नए प्रयोगों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न में वृद्धि हुई है। क्या हुई है, वृद्धि। जैसे मत्स्य उत्पादन, यानी उच्च प्रकार के मत्स्य बीज जैसे कि सब्जी उत्पन्न बीज, यानी कि मत्स्य यानी कि मछली का पालन है, मछली करने वाले को हम बोलते हैं क्या, मत्स्य पालन। फिर है कि रेशम उत्पादन, यानी वैज्ञानिक विधि द्वारा कीटों द्वारा महसूस शहतूत के वृक्षों पर पालन द्वारा, यानी कि जो रेशम है ये रेश बनाने के उत्पादन होते हैं, यानी कीटों के द्वारा। शहतूत ऐसा वृक्ष है जिससे रेश बनाया जाता है। फिर अगला है कि सुअर पालन। क्या है, सुअर पालन संतुलित आहार एवं सामाजिक टीकाकरण द्वारा, जो इनके बारे में होता है कुछ संतुलित आहार या सामाजिक टीकाकरण द्वारा। अगला है कि मुर्गी पालन, संतुलित आहार एवं सामाजिक टीकाकरण द्वारा। इनमें जितने हैं ये मछली पालन, मत्स्य पालन, रेशम पालन उत्पादन, सुअर पालन या मुर्गी पालन, इन सभी को उत्पादन इनके बारे में आगे हम अध्ययन करेंगे। फिर दिया कि उपरोक्त सभी तथ्यों द्वारा यह कह सकते हैं कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा प्रौद्योगिकी ने विज्ञान का विकास किया है। इनके बारे में हम कह सकते हैं कि इनके बारे में अध्ययन प्रौद्योगिकी का विकास है। तो प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान दोनों एक दूसरे पर आश्रित है, यानी कि जो प्रौद्योगिकी है और विज्ञान है दोनों पर एक आश्रित की आशा किए हुए। प्रौद्योगिकी का विकास विज्ञान के नियम और सिद्धांतों के दैनिक जीवन में उपयोग से होता है। यही कारण है कि प्रौद्योगिकी का व्यवहारिक ज्ञान भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, व्यवहारिक ज्ञान भी कहते हैं। इसी प्रकार के जितना अधिक विकास होता है उतना ही उत्पन्न प्रौद्योगिकी विकसित होती है। क्या होती है, विकसित होती है। इसमें कुछ क्रांतियों के नाम दिया गया है। क्या दिया गया है, क्रांतियों के नाम। कृषि के क्षेत्र में विभिन्न क्रांतियाँ क्या है, पहला क्रांति है कि हरित क्रांति, यानी फसल उगाने वाली क्रांति को बोलते हैं। जहाँ पे आएगा हरित क्रांति उसे क्या कहेंगे हम, कि फसल, यानी फसल कृषि कार्य वाले। श्वेत क्रांति यानी दूध का उत्पादन। पीली क्रांति यानी तिलहन का उत्पादन, पीली क्या, तिलहन का उत्पादन। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। यानी जितने क्रांतियाँ हैं, ये जितने क्रांतियाँ हैं बहुत इम्पोर्टेंट, हर एक परीक्षा में आने और कह देगा कि दूध का उत्पादन, तो क्या कहेंगे हम, श्वेत का उत्पादन। जैसे कहेगा कि मत्स्य का उत्पादन तो नीली क्रांति। इन सभी के बारे में परीक्षाओं में पूछता जरूर इनके बारे में। तो फिर अगला है कि किसी भी नए प्रौद्योगिकी के उपयोग में मनुष्य के जीवन चर्चा एवं कार्य कुशलता में सुधार आता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी
NIART द्वारा प्रस्तुत विज्ञान शिक्षा से संबंधित ज्ञान दर्शन कार्यक्रम टीवी पर दिखाया जाता है। यानी कि जितने कार्यक्रम होते हैं इन सभी के बारे में टीवी पे दिखाया जाता है। शिक्षा कार्यक्रम देश विदेश प्रोफेसर शिक्षकों द्वारा टीवी पर कार्यक्रम दिया जाता है, जिससे टीवी पर देख कर लाभ उठा सकते हैं। हमारे देश में इसके माध्यम से शिक्षा दिए जाने वाले जोर दिए जा रहे हैं। इनका कहने का मतलब है जितने टीवी पे दिखाया जा रहा है उन सभी को शिक्षा के बारे में इनको विकसित करने के लिए या इनको टीवी पर दिखाया जा रहा है ताकि इन सभी को देखकर विकसित हो जाएं। तो फिर अगला है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन। यानी फिर क्रांतिकारी परिवर्तन क्या हुआ है, अब उनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो कहा कि आज हमारे देश में छोटी छोटी मशीनों लेकर बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण हो रहा है। रेल इंजन हो या हवाई जहाज, छोटे छोटे वाहन हो या बड़े बड़े जलपोत उत्पादन मशीन हो या मशीनों को तैयार करने वाली बड़ी बड़ी या भारी भारी मशीन सब हमारे देश में बनने लगी हैं। यानी कि जो पहले था तो हम लोग इतने छोटे बड़े या रोजगार नहीं थे जिनके बड़े बड़े कंपनियों ने बड़े बड़े मशीनों को चलाने का उपयोग करते थे। लेकिन इस समय की बात है कि हमारे देश में बड़े बड़े मशीन और छोटे छोटे मशीन सभी को मिलाकर कंपनियों में चलाने का प्रयोग किया जाता है, ताकि जो संसाधन है, जो वस्त्र बनाए जाते हैं, जो चीज़ बनाए जाते हैं, उनका विकास हो। तो फिर आगे फिर इसी तरह पे है कि जैसे लड़ाकू विमान उद्योग, पोत पनडुब्बी और विद्युत प्रक्षेप पात्र विमान, भेदी टापू, जैसे टैंक आदि के निर्माण हम आत्मनिर्भर रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न आदि मनोरंजन के साधनों के निर्माण में स्वदेशी प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत अग्रणी राष्ट्र की भूमिका निभा रहा है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत का स्थान विश्व 6 प्रमुख राष्ट्रों में है। यानी कि जो भारत का स्थान है वो विश्व में 6 प्रमुख राष्ट्रों में है। तो उसके बाद अगर जनसंचार क्षेत्र में क्रांति तो कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, डाक सेवा, ईमेल और इंटरनेट का विकास हुआ तेजी से। इसमें जनसंचार क्षेत्र में क्रांति आ गई। तो कंप्यूटर, ईमेल और इंटरनेट क्या है आइए जानें। तो चलिए हम इंटरनेट के बारे में और ईमेल के बारे में हम चर्चा करेंगे, यानी कि होता क्या है, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो पहला हेडिंग दिया है कंप्यूटर। क्या दिया है? कहा है कि आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं, परंतु कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिससे अनेक उपयोगी एवं जटिल कार्य सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो इससे आसानी से कार्य किए जा सकते हैं। व्यापक स्तर पर कंप्यूटर का उपयोग रेल आरक्षण, आंकड़ों को रखाव, गणना, टाइप आदि अनेक प्रकार के कार्य करने में भी किया जा सकता है। यानी कंप्यूटर एक अधिकतर या जितने भी कठिन कार्य होंगे इनको आसानी से हम किए जाए। इंटरनेट होता क्या है, इंटरनेट के बारे में चर्चा करेंगे हम। यह कंप्यूटर की नवीनतम प्रणाली है। विश्व के हजार छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन लाइन से जोड़ दिए जाते हैं। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ी हुई कंप्यूटर नेटवर्क को ही इंटरनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को हम इंटरनेट कहते हैं। इसकी सहायता से हम हमारे कमरे में बैठे विश्व के विभिन्न देशों तथा किसी भी विषय के संबंध सूचनाएं एवं आंकड़े पल भर में प्राप्त कर सकते हैं और इनका संग्रह भी कर सकते हैं कि कई नवीन पुस्तक भी बढ़ चुके हैं। क्या? कई नवीन पुस्तक भी पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद आगे अगला फिर कौन सा है हमारा हेडिंग कि इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा या ईमेल। अब ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक या डाक सेवा ईमेल की यह कंप्यूटर और इंटरनेट के आधारित संचार की महत्वपूर्ण युक्ति है। इसके द्वारा कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से अनेक देशों
के कंप्यूटरों को सूचना, संदेश आदि आदान प्रदान किया जा सकता है। क्या आदान प्रदान किया जा सकता है? यह एक देश के दूसरे देश को संदेश भेजने का सबसे सस्ता साधन है। जैसे कि भारतवर्ष में सिंगापुर संदेश अत्यंत कम शुल्क पर ही भर में भेजा जा सकता है। यानी कि जो है इंटरनेट है या डाक सेवा है, इनको कम ही समय में हम सिंगापुर या कहीं पर भेजना हो तो कम ही समय में हमारा इंटरनेट के माध्यम से हमारा जो संदेश होता है वो जल्दी में चला जाता है। तो वैज्ञानिकों की सब देन है। फिर अगला हेडिंग है मोबाइल फ़ोन एवं स्मार्टफोन। क्या अब मोबाइल फ़ोन एवं स्मार्टफोन होते क्या हैं? तो मोबाइल फ़ोन का जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। यह टेलीफोन की तरह बात करने में अलावा कई अतिरिक्त सेवाओं के लिए प्रयोग होता है, जैसे संदेश के आदान प्रदान के लिए, SMS, गेम खेलने के लिए, आवाज़ सुरक्षित रखने के लिए, वॉइस रिकॉर्ड, वीडियो बनाने और देखने के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए, अपनी भौगोलिक स्थिति जानने के लिए, GPS, बैंक द्वारा पैसों को हस्ताक्षर आदि में भी इनका प्रयोग किया। यानी कि GPS हो गया, SMS हो गया, इन सभी को प्रयोग करने के लिए हम यानी वीडियो बनाने के लिए, वीडियो देखने के लिए, संदेश भेजने के लिए, इन सभी को मिलाकर आदान प्रदान कर SMS और GPS ये मोबाइल और फ़ोन स्मार्टफोन में ही अधिकतर पाए जाते हैं। अब अगला हेडिंग है कि कृषि। जनसंख्या विस्फोट से वृद्धि एवं दबाव बढ़ा, जिसके कारण खाद्यान्न की समस्या मानव के लिए एक विशेष प्रकार की चुनौती के रूप में खड़ी हुई है। किंतु कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक आविष्कारों जैसे ट्रैक्टर, अच्छे प्रकार के हल, ट्यूबवेल, कीटनाशक, उत्पन्न कोटि के बीच रासायनिक उर्वरक आदि के प्रयोग से कृषि उपज में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसके फलस्वरूप हम अपनी बढ़ी हुई जनसंख्या को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के समय विदेशों को भी खाद्यान्न निर्यात करने का सफल हुए। यानी कि जितने भी हैं ये कृषि है, कृषि के क्षेत्र में विस्फोटक भरी हुई दबाव को हम ट्रैक्टर, अच्छे प्रकार के हल, ट्यूबवेल, कीटनाशक का भी रासायनिक प्रयोग करके हम कृषि का कार्य करते हैं। जब इन कृषियों का कार्य करते हैं तो पेड़, अगला आइडिया है कि ईंधन, यानी पेड़ की सूखी पत्तियों, गोबर से तैयार करने वाले लकड़ी, कोयला आदि, मिट्टी का तेल बहुत पहले से ईंधन के प्रमुख स्रोत हैं। यानी ईंधन कौन स्रोत है? मिट्टी का तेल, कोयला, ये सब किसका स्रोत है? ईंधन के। तो वर्तमान में पेट्रोल, डीजल, खाना पकाने के लिए गैस, LPG गैस, ईंधन, यानी LPG गैस का फुल फॉर्म का लिक्विड पेट्रोलियम गैस, LPG का लिक्विड पेट्रोलियम गैस जैसे ईंधन का बड़े पैमाने पर उत्पन्न हो रहा है। फिर एक स्थान से दूसरा स्थान तक इनके आवागमन के उत्पन्न साधन उपलब्ध है। इनके प्रयोग से समय और श्रम दोनों की बात हो रही है। फलस्वरूप ईंधन के क्षेत्र में क्रांति आ गई। इस प्रकार सोलर कुकर जैसे ऊर्जा का दक्ष उपकरणों का प्रयोग व्यापक रूप में हो रही है। यानी कि जब ईंधन का प्रयोग हुआ था, LPG गैस का, इनको खाना बनाने में प्रयोग किया जाता है, पेट्रोल के रूप में प्रयोग किया जाता है, डीजल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन सभी को संसाधनों का मतलब प्रयोग किया जाता है कौन? ईंधन के रूप में। जो ईंधन होता है इनका। अब चिकित्सा क्या होता है, अब इनको बारे में देखेंगे हम कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत तीव्र गति से विकास हुआ है। हैजा, मियादी बुखार आदि के सफल इलाज हेतु नई औषधियों की खोज हुई और इसका पर्याप्त उत्पादन भी हो रहा है कि चेचक, हैजा, काली खांसी, पोलियो, TB की रोकथाम हेतु उपयुक्त प्रतिरोध टीकों का विकास हुआ। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, एंडोस्कोपी आदि का शरीर के अंदरूनी भागों की जांच में प्रयोग हो रहा है।
इनमें घातक बीमारियों को रोकथाम में तीव्र गति से सफलता मिली है। फलस्वरूप चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति आ गई। जब चिकित्सा के अल्ट्रासाउंड में एक्सरे एंडोस्कोपी का आदि का प्रयोग किया गया और जब खांसी पोलियो आई टीबी तो उस समय बहुत तीव्र गति से विकास इनका हुआ। यानी कि मियाजी बुखार का हम सफल इलाज के लिए नए नए औषधियों का उपयोग किया हम लोग। यानी सभी रोकथाम के लिए इनको टीकाकरण का भी उपयोग किया गया था। तो ये सभी चिकित्सा के क्षेत्र में आते हैं। जब ये आते हैं तो उनके बाद कुछ सुरक्षा का भी आवश्यकता पड़ना पड़ेगा। तो सुरक्षा क्या हमारा है, तो अगला हेडिंग है कि राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे क्षेत्र में बहुत तेजी से उन्नति की है। इसके कई क्रांति आ गई। पृथ्वी अग्नि त्रिशूल जैसे मिसाइलों का निर्माण हमारे देश में हो चुका है। जब इनका सफल प्रक्षेपण भी हुआ तो मिसाइल का प्रयोग दूसरे देशों पर आक्रमण होने का उनका युद्ध अस्त्रों नष्ट करने में होता है। इससे हमारे देश की प्रभावी ढंग से सुरक्षा होती है। युद्ध की स्थिति के रॉकेट द्वारा मिसाइल छोड़ने की तकनीकी में हमारे देश में सफल प्राप्त की गई है। यानी कि जब दूसरों देशों से अपने देशों का युद्ध होता है तो उन सुरक्षाओं के लिए इन त्रिशूल जैसे मिसाइलों का हमारे देश में विकास हुआ है, यानी कि उन्नत हुआ है। तो उनकी रक्षा के लिए पृथ्वी अग्नि और त्रिशूल ये सभी क्रांतिकारियों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है अपने देश की सुरक्षा के लिए, ताकि उधर से कोई अलग देश से कोई युद्ध करे तो हम अपने देश से इनको इस्तेमाल करेंगे। तो जो हमारी सुरक्षा है, जो हमारी कवच है, यानी देश की सेवा करने के लिए इनकी सहायता से हम देश की सेवा या रक्षा कर सकते हैं। कोई आक्रमण करेगा तब ये जो अग्नि मिसाइलें हैं इनको हम चाहे तो इनकी टक्कर के लिए या इनके युद्ध के लिए इनको हम लेकर युद्ध कर सकते हैं या सुरक्षा कर सकते हैं अपनी। तो फिर इसके बाद अंतिम हेडिंग हमारा कि सफलताएं प्राप्त की है कृतिपूरा से न केवल दूरसंचार व्यवस्था अभूतपूर्व विकास संभव हो पाया है अपितु सुदूर संतुलन में भी हम विश्व में अग्रणी हो गए हैं। हमने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। परमाणु ऊर्जा तथा उससे संबंधित शोध कार्यों के परिणाम स्वरूप अनेक परमाणुओं के ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं जिनसे विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परमाणु ऊर्जा का प्रयोग चिकित्सा तथा के क्षेत्र में अनेक लाभकारी कार्यों के लिए किया जा रहा है। फिर है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी के विकास में मनुष्य को केवल लाभ ही नहीं मिला वरन इससे अनेक प्रकार की हानियां भी हुई। अब हानियां भी हो गई। अब इसके बाद फिर क्या है, देखो क्या होता है। जब हानियां हो गई तब जब इनकी हानियां हो गई बड़े बड़े उद्योगों की संख्या बहुत बढ़ गई। इनसे निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थ प्राइवेट ही बिना उपचार के नदियों के बहाव दिए जाते हैं, अर्थात भूमि में विसर्जित कर दिए जाते हैं। उसके कारण नदियों का जल एवं भू क्षेत्र प्रदूषित हो रहा है। कृषि उपज बढ़ाने के लिए उर्वरकों का कीटनाशक दवाओं का अत्यधिक प्रयोग करने में मृदा प्रक्षेपण की समस्या भी उत्पन्न हो गई तथा भूमि उर्वरक की शक्ति भी कम हो रही है। मनोरंजन के साधन बढ़ जाने के ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। स्वचालित मशीनों प्रयोग के कारनामे एवं मजदूरों की आवश्यकता कम पड़ती है जिसके कारण बेरोजगार की संख्या वृद्धि हुई है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। फलस्वरूप जंगलों का विनाश हो रहा है और वातावरण का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इतना भी नहीं कि इसके कारण अनेक प्रजाति के जंतुओं जैसे बाघों की जनसंख्या में कमी हो रही तथा इनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है।
जब इनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से होने वाले हानियों से बचने के लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का समझदारी से दोहन करना होगा तथा नए आविष्कारों का उपयोग समाज उन्नति के लिए भी करना होगा। यानी इन सभी को बारे में देखते हुए वैज्ञानिकों ने क्या बताया है उनके बारे में फिर सोचेंगे। तो मेन कुछ पॉइंट है कि विज्ञान के नियम सिद्धांत प्रयोग से कार्यों को सरल बनाना है, क्या है, प्रौद्योगिकी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी को दूसरे पर आश्रित है। फिर अगला है कि कृषि के क्षेत्र में आश्रित वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। तो बच्चों अगले वीडियो में हम प्रश्नों के हल लाएंगे। क्या लाएंगे? प्रश्नों के हल, और उनको भी देखेंगे कैसे उनको हम हल करते हैं। तो थैंक यू सो मच बच्चों।